हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो आज की क्लास है, ये क्लास ट्रेड थ्योरी फिटर की क्लास है और फर्स्ट ईयर के लिए है। ट्रेड थ्योरी फिटर फर्स्ट ईयर की क्लास है ये। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 पढ़ेंगे बेसिक मेंटेनेंस के बारे में। बेसिक मेंटेनेंस वेल्डिंग, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उत्पादन और रखरखाव, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसके बारे में जानना चाहिए हमें। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के इस मॉड्यूल में हम लोग ये दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का चैप्टर है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कुल उत्पादन और रखरखाव। इसमें हम लोग टीपीएम की अवधारणा, टीपीएम क्या होता है, उसके लाभ क्या हैं, ओईई की अवधारणा क्या है और ओईई के प्रभावों का वर्णन, इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीपीएम का लक्ष्य जो होता है, तो टीपीएम का लक्ष्य सभी उपकरणों के प्रभावशीलता को अधिकतम करना है। सभी उपकरणों की प्रभावशीलता को अधिकतम करना है। मशीनों उपकरणों के लिए पूरे जीवन काल में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले उत्पाद रख रखाव की एक पूरी प्रणाली स्थापित करता है। इंजीनियरिंग, संचालन, रखरखाव, गुणवत्ता और प्रशासन इससे संबंधित। टीपीएम को मशीनों का चिकित्सा विज्ञान माना जा सकता है। टीपीएम के टॉप मैनेजमेंट से लेकर शॉप फ्लोर के सभी ऑपरेटर्स तक का समावेश होता है। टीपीएम स्वायत्त लघु समूह गतिविधियों के आधार पर उत्पाद को विकसित और क्रियान्वित करता है। टीपीएम का रखरखाव कार्यक्रम है जिसमें कारखानों और उपकरणों को बनाए रखने के लिए नई परिभाषित अवधारणा शामिल है। टीपीएम का लक्ष्य एक हद तक उत्पादन में वृद्धि करना है, जबकि एक ही समय में कर्मचारी के मनोबल और कार्य को संतुष्टि में वृद्धि करना है। टीपीएम व्यवसाय के एक आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में रखरखाव को ध्यान में लाता है और इसे अब गैर लाभकारी गतिविधि के रूप में नहीं माना जा सकता। कुछ मामलों में उत्पादन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग के रूप में रखरखाव के लिए डाउन टाइम को विनिर्माण दिवस के एक भाग के रूप में निर्धारित किया गया है। टीपीएम का लक्ष्य आपातकालीन और अनिर्धारित रखरखाव को जोड़ना है। दोष और आत्म रखरखाव के लिए विभिन्न टीमों का गठन होता है। अब देखिए होता क्या है, टीपीएम के माध्यम से ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिसके माध्यम से जो मशीन है उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाए, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाए। जैसे कोई मशीन अगर एक दिन में 1000 पार्ट्स बनाती है, तो हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ उसमें विकसित करें कि बिना केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि उसमें जो 1000 की जगह वो 1000 या 1200 कंपोनेंट प्रोड्यूस करने लगे, तो 200 पार्ट्स पर शिफ्ट उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का सहारा लेना पड़ता है। उसमें हम एनालाइज करते हैं कि मशीनों में क्या क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करके उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मशीनों में कोई, जब मशीन काम करती तो प्रोडक्ट में खराबी ज़्यादा आती है। कोई प्रोडक्ट्स में जैसे कि मान लीजिए कि 100 पार्ट्स बनते हैं, 100 में से 90 सही होते हैं, 10 खराब हो जाते हैं। तो टारगेट लेके चलेंगे 10 खराब क्यों होते हैं, उन 10 को भी सही होना चाहिए। तो 10 कैसे सही होंगे, तो उसके लिए टीपीएम के माध्यम से पूरे मशीन की एनालिसिस होती है, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन पावर सही है या नहीं, मशीन सही है या नहीं, मेथड सही है या नहीं, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके मशीन को सही किया जाता है। तो क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कुल मिलाकर इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए और
उनके साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल और विकास बढ़ता रहे। टीपीएम का यही फायदा होता है। टीपीएम सभी को साथ में लेकर चलने वाली एक्टिविटी है। और टीपीएम में क्या होता है कि कर्म जीरो से लेके मालिक से लेके सबसे आखिरी जमादार तक सब लोग उसके पार्ट होते हैं टीपीएम के। पहले लोग सोचते थे टीपीएम एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, लेकिन नहीं, टीपीएम एक जरूरी एक्टिविटी है जो साथ में चलती रहती है। टीपीएम के लाभ क्या हैं? जल्दी से बदलते आर्थिक माहौल में अपव्यय से बचा जा सकता है। जैसे जो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है उस खर्च से बचने के लिए टीपीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता को कम किए बिना वस्तुओं का उत्पादन करता है। जैसे उत्पादन की गुणवत्ता भी कम नहीं होती और प्रोडक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। रखरखाव लागत को कम कर देता है। जो रखरखाव मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम कर देता है। जल्द से जल्द समुचित समय पर बहुत से गुणवत्ता उत्पादन प्राप्त कर देता है। जल्द से जल्द गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बनाकर तैयार करता है। गैर दोषपूर्ण माल ग्राहकों को देता है। जिस ग्राहकों तक वही माल पहुंचता है जो एकदम सही हो। ग्राहकों की शिकायतों को कम करता है। दुर्घटनाओं को कम करता है। ये टीपीएम जो है प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करता है और ऑपरेटर के दृष्टिकोण से अनुकूल परिवर्तन करता है। टीपीएम बहुत सारे इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं। टीपीएम के लिए कई सारे पार्ट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है OEE। OEE इसको बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इसका मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर उपकरण प्रभावशीलता। वो एक दुबला मतलब एक विनिर्माण कार्यान्वयन में उपयोग की जाने वाली एक अवधारणा है कि OEE जो OEE होता है, OEE अवधारणा वो आमतौर पर एक मशीन केंद्र या प्रक्रिया की प्रभावशीलता को मापती है। जैसे कि आपकी मशीन कितना इफेक्टिवली काम कर पा रही है। जैसे एक मशीन की कैपेसिटी एक दिन में 1000 पार्ट्स बनाने की है, अगर वो एकदम नियमित और आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से चले। लेकिन जब उसे एक ऑपरेटर से बनवाया जाता है तो मान लीजिए वो 750-800 कंपोनेंट बनाती है, तो वो जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस को कैलकुलेट करता है कि कितनी इस मशीन की कैपेसिटी है, कैपेसिटी वर्सेस एक्चुअल में वो कितना दे पा रही है। और उसमें गुणवत्ता भी देखी जाती है कि कितनी गुणवत्ता, मतलब अगर वो 850 बना भी रहा है तो उसमें सही कितने पार्ट्स बना रहा है, ये भी मायने रखता है। तो OEE का एक कैलकुलेशन होता है, उसको बोलते हैं उपलब्धता गुणे उत्पादकता गुणे गुणवत्ता। जब इन तीन चीजों का गुणनफल होता है तो OEE प्राप्त होता है। उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को बोलेंगे अवेलेबिलिटी, AVAI अवेलेबिलिटी। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, और तीसरा होता है क्वालिटी। इन तीनों का गुणनफल होता है तब हमें OEE प्राप्त होता है। इन तीनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? OEE। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये जो तीन चीजें दी गई हैं, उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी, उत्पादकता यानी परफॉर्मेंस, और गुणवत्ता, इन तीनों को समझते हैं ये चीज होती क्या है। उपलब्धता से तात्पर्य है आपका कि उपयुक्त समीकरण का एक हिस्सा जो मशीन संचालन के कार्यक्रम उपलब्ध समय की तुलना में समय के प्रतिशत को मापते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध थी लेकिन केवल 15 घंटे ही चलाई गई तो क्या हुआ, 75% ही उसका इस्तेमाल किया गया। 20 घंटे में से 15 घंटे ही इस्तेमाल उसका किया गया। तो ये उपलब्धता क्या थी, इसी को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी। जैसे 8 घंटे के काम में हमने 6 घंटे ही मशीन चलाई, जब मशीन नहीं चलेगी तो 5 घंटे का समय ब्रेकडाउन या अन्य डाउन टाइम में सेट किया जाएगा। कंपनी द्वारा मशीन को चलाने की योजना नहीं बनाने वाले 4 घंटे की गणना में शायद
कि कभी उपयोग किया जा सकता है, इसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी। मतलब हमने जो अवेलेबल टाइम था उसमें कितना उसका यूज़ किया। दूसरा है परफॉर्मेंस। समीकरण का परफॉर्मेंस भाग अपनी अधिकतम क्षमता की तुलना में ऑपरेशन की रनिंग गति को मापता है, जिसे अक्सर रेटेड SPPE कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मशीन चलाते समय प्रति घंटे 80 टुकड़े का उत्पादन करती है लेकिन मशीन की क्षमता 100 की है तो प्रदर्शन 80% ही कहा जाएगा। क्षमता संख्या के आधार पर अवधारणा का कई तरीकों पर उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मशीन पूर्ण भाग के साथ प्रति घंटे 100 टुकड़े का उत्पादन करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन उस विशेष आदेश पर केवल 85 टुकड़े का उत्पादन करना है। जब गणना के लिए 100 की क्षमता का उपयोग किया जाता है तो परिणाम सुविधा OE एक उपाय है। समझ गए आप? जैसे कि अगर मशीन 100 बनाने में सक्षम है 1 घंटे में, लेकिन 80 टुकड़े ही बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो 80% है। अगला है आपका क्वालिटी, गुणवत्ता। समीकरण का जो तीसरा भाग है, कुल निर्मित भागों की तुलना में यदि उत्पादित अच्छे भागों की संख्या को मापता है। उदाहरण के लिए यदि 100 भाग बनाए जाते हैं, उनमें से 95 अच्छे हैं, तो गुणवत्ता कितनी होगी? 95%। 5% जो है आपके खराब निकलेंगे, तो गुणवत्ता का जो आंकड़ा होगा वो, तो इस तरीके से अब हम कैलकुलेट करते हैं तीनों चीज़ों को। अब OEE का सूत्र क्या था? अवेलेबिलिटी हमारी 75% थी, और जो परफॉर्मेंस थी 80% थी, और क्वालिटी 95%। जब इन तीनों का आप गुणा करेंगे तो आएगा 57%। तो आपका OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, कितना है? 57% है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये जितना इंक्रीज होगा आपकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, जितनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसी को बढ़ाने के लिए कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, एक सबसे बड़ा कारक है, जिसके द्वारा इसी OEE को बढ़ाने की चेष्टा की जाती है कई माध्यमों से। प्रोडक्टिविटी माध्यम से, क्वालिटी के माध्यम से, अवेलेबिलिटी के माध्यम से, मशीनों का ब्रेकडाउन कैसे कम किया जाए उसके माध्यम से। उसके बाद ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या होता है? ऑटोनोमस मेंटेनेंस TPM का एक सबसे बहुत बड़ा भाग है। ऑटोनोमस मेंटेनेंस जिसे कहा जाता है, स्वायत्त रखरखाव केवल पुनर्स्थापना और रोकथाम का एक काम बिगाड़ता है और OE पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह रखरखाव क्यों पर ले जाने वाली उत्पादन टीमों की बजाय सुधार कदम की प्रक्रिया है। इस ऑटोनोमस मेंटेनेंस ये होता है कि मशीन में जैसे कोई खराबी आ गई, तो उस खराबी को जो ऑपरेटर है, अगर उसके अंदर ही क्षमता है उस मशीन को सही करने की, तो उसको ठीक करके उसे मशीन को चला सकता है, ना कि मशीन को डाउन टाइम में दे के मेंटेनेंस के हवाले कर दे। फिर मेंटेनेंस टीम आएगी, ऑब्जर्व करेगी, फिर उसे बनाएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस में होता है कि छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है मशीनों की, जो उसमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है, वो खुद अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस। उसके चरण होते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस के। पहला चरण क्या होता है? प्रारंभिक सफाई। जीवन की समस्या का पता लगाएं और मूल स्थितियों को बनाए रखें। 5S गुणवत्ता, स्वायत्त रूप से लाइन का प्रबंधन सुचारू करें और अपनी लुब्रिकेशन जो है वो करते रहें। लुब्रिकेशन से आपका वहाँ पर चेकशीट में लगा हुआ है कि इसमें तेल इस लेवल पे होना चाहिए, और जब आपने चेक किया तो तेल नीचे वाले लेवल पर था, फिर भी आपने मशीन को चला दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी कि जो तेल का लेवल है उसको सही तरीके से भर दें। दूसरा है दूषित और कठिन पहुंच क्षेत्र। दूषित के स्रोतों को हल करें और स्पर्श तक पहुंचने के लिए सफाई करें। जैसे कोई ऐसा काम है जहां पर काम बिगड़ रहा है और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसको हल करने की चेष्टा करें और क्लियर परिणाम तक पहुंचे कि ये समस्या क्यों आ रही है। उसके बाद साफ सफाई और स्नेहन। साफ मशीनों की साफ सफाई रखें और उनका लुब्रिकेशन टाइम टू टाइम करते रहें। सामान्य निरीक्षण। मशीन में एक चेकशीट बनी होनी चाहिए ताकि आप हर मशीन का हर उसमें पैरामीटर लिखा हो कि आपको डेली कौन कौन से पार्ट चेक करने हैं, ताकि आप डेली उसे चेक करेंगे तो आपको पता रहेगा मशीन में कौन सा पार्ट कब खराब होने की पोजीशन में आने वाला है। स्वायत्त निरीक्षण। संचालक द्वारा एक नियमित रखरखाव मानक विकसित करना चाहिए, जैसा मैंने बताया चेकशीट।
स्वायत्त रखरखाव ऑपरेशन को मानकीकृत करें। मानकीकृत करने के लिए ही चेक शीट का उपयोग किया जाता है। यही काम होता है आपका टीपीएम में ओईई का। ओईई क्या करता है, कैलकुलेट करके बताता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसी है और फिर टीपीएम द्वारा उस परफॉर्मेंस को सही किया जाता है। यही काम होता है। इसके बाद मेंटेनेंस शेड्यूल, रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है? नियमित रखरखाव की आवश्यकताएं बताएं, नियमित रखरखाव के कार्यों का वर्णन करें और नियमित रखरखाव के फायदे बताएं। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है? उत्पादन परेशानी से मुक्त सेवा मिल सके, निम्नलिखित गतिविधियों को कार्य करने के लिए आवश्यक है। जैसे कि आपको कोई मशीन दे दी गई, अब उससे डेली आपको काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी मोटरसाइकिल, एक गाड़ी है आपके पास मोटरसाइकिल, अब डेली उससे ऑफिस आते हैं या कहीं बाजार जाते हैं आते हैं, डेली काम करते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि डेली जब आप उसको चलाने से पहले उसको साफ सफाई करें, उसके टायर का हवा चेक करें, उसके लुब्रिकेशन चेक करें कि इसके जो चैन में ग्रीस है या लगी है या नहीं लगी है, उसकी मोबिल का लेवल सही है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप, उसका स्पार्क प्लग में कहीं कचरा तो नहीं आ गया है, तो ये सब बेसिक चीज़ें आप चेक करते हैं। अगर ये आप डेली बेसिस पे अगर ये काम करते रहेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो गाड़ी है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, वो जल्दी खराब नहीं होगी और बहुत ही स्मूथ चलेगी। उसी तरह मशीन के साथ भी सेम यही प्रक्रिया होती है। अगर आपको उसे डेली चलाना है तो उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको डेली करने पड़ेंगे, जैसे लुब्रिकेशन, जो उसका इंस्पेक्शन करते रहना टाइम टू टाइम, और एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट, और साफ सफाई, डेली की साफ सफाई करते रहनी है। मशीन के चलने से पूर्व नियोजित शटडाउन के दौरान उपरोक्त सभी कार्य रखरखाव किए जाते हैं। मशीन चलाने से पहले ये सारे काम हमें करने चाहिए। इस प्रकार के रखरखाव से उपकरणों को टूटने से रोका, टूटने का मतलब ब्रेकडाउन, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आएगा तो उससे उसे रोका जा सकता है। नियमित रखरखाव से उत्पादन अनुसूची में हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे अगर आप डेली अगर मेंटेनेंस करते हैं मशीनों की, तो देखेंगे कि एक मशीन जल्दी जल्दी खराब हो रही है तो उसका मतलब उसका रखरखाव सही नहीं है, और जिसका रखरखाव सही होगा देखेंगे वो कभी कभार, मतलब बहुत रेयर केस में ही खराब होगी, और ऐसी केस में खराब होगी जो काम आप के पहुंच से बाहर था, जो काम आप डेली करते थे उससे रिलेटेड तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो मशीन क्या है, कम खराब होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मशीन ज्यादा चलेगी, तो फैक्ट्री का फायदा तो आपका फायदा। हमेशा इस दृष्टिकोण से काम करना चाहिए कि अगर संस्थान का फायदा होगा तभी उसमें हमारा फायदा होगा। संस्थान अगर नुकसान में होगा तो आपका भी नुकसान उसका हर्जाना उठाना पड़ सकता है। और अगला होता है प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको बोलते हैं पीपीएम, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसे आमतौर पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ अगर खराब नहीं भी हुई है तो उसका एक शेड्यूल बना लिया जाता है कि हमें इस मशीन को 3 महीने बाद इसको पूरा चेक करना है, चाहे वो खराब हो चाहे ना हो। और चेकिंग के दौरान अगर कुछ पार्ट घिस जाते हैं या खराब होने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो उनको सही किया जाता है, ताकि वो जब मशीन चल रही हो उस दौरान ये ब्रेकडाउन में ना जाए। तो उसको एक प्लान करके उस मशीन को एक समय दिया जाता है और उस समय के दौरान उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण का जो सही सारे भाग हैं वो सही प्रकार से चल रहे हैं कि नहीं, और किसी भी अनिर्धारित ब्रेकडाउन और डाउन टाइम से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि मशीन खराब हो, बिना खराब हुए भी उसका एक निश्चित समय होता है कि हर 3 महीने में मुझे मशीन को मेंटेनेंस देना है, और उसमें पॉइंट होते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमें चेक करने हैं, उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब इससे क्या होता है, नियोजित जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उससे क्या क्या फायदे हैं। रखरखाव और ऑर्डर देना आसान हो जाता है, लागत अधिक समान रूप से वितरित की जाती है। उपकरणों की देखरेख के लिए क्या होता है कि प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है,
और इसके डिसएडवांटेज भी क्या क्या है कि फॉल्ट रिपोर्टिंग उपकरणों की तुलना कम विश्वसनीय है। जैसे कि कोई फॉल्ट कभी भी आ सकता है, तो उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि वो फॉल्ट कब आएगा। लगातार भागों में बदलाव कारण अधिक महंगा है। जैसे कि कोई चीज़ खराब नहीं भी हुई तो भी चेंज कर रहे हैं, तो मतलब उसमें पैसा आपका खर्च होना है। प्रशिक्षण, निवेश और अवितरित श्रम लागत पर जाने की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि प्रशिक्षण और निवेश और अवितरित श्रम कहते हैं, उस दौरान जो प्रशिक्षण है, जो निवेश किया है और जो श्रम है, वो सारे व्यय हो जाते हैं, क्योंकि मशीन तो चली गई डाउन टाइम में। वे भाग जिनका नियत अंतराल पर रखरखाव होता है आमतौर पर घिसावट या नियत शेल्फ जीवन के कारण होते हैं, जिन्हें कभी कभी समय समय पर क्या करना है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस शेड्यूल शॉप फ्लोर में मशीन टूल रखरखाव में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन है। किसी भी तरह की कार्रवाई या गतिविधि की कुछ प्रक्रिया होती है, और इस तरह बिना किसी भ्रम के रखरखाव गतिविधि का निष्पादन करना ही सामान्य प्रक्रिया कहलाता है। यदि रखरखाव का पालन सही प्रकार से नहीं किया जाता तो समय की भी हानि होती है और मशीन उपकरण सही से तैयार नहीं हो पाते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले जो रखरखाव मेंटेनेंस की प्रक्रिया है, जो शेड्यूल है, प्रोसेस है, उसका हमें पालन करना चाहिए। प्रारंभिक सफाई सबसे पहला काम। दोष को पहचानना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। उसके बाद अलग करना, कोई भी चीज़ ऐसी है जो खराब है उसको वहाँ से हटाना है, पहचान लिया। फिर निरीक्षण करना, दोष के कारण की पहचान करना, और फिर निरीक्षण कर पुर्जों की मरम्मत करना, उसे पुनः लगाना, वापस जोड़ना, फिर परीक्षण करना, फिर मानक के साथ निरीक्षण करना, फिर जो उसका मेंटेनेंस है उस मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग उसे चेक करना। तो प्रारंभिक सफाई क्या है? मुख्य मशीन से जुड़े सामान, स्नेहन प्रणाली, पैनल और आसन्न भागों को पहले साफ किया जाता है। गलती को पहचानना, मशीन की गलती को निरीक्षण करके पहचाना जाता है और शिकायत की जानकारी प्राप्त कर उसे सही ठहराया जाता है। डिसमेंटलिंग, जहाँ पर प्रॉब्लम आई है, कोई मशीन खराब हुई है, उस संदर्भित क्षेत्र को सभी भाग को अलग अलग कर दिया जाता है और पुर्जों को अलग ट्रे में रख लिया जाता है और सुरक्षित रूप से संरक्षित कर दिया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्शन, सभी अलग अलग भागों जैसे गियर, बेयरिंग, शाफ्ट आदि की सफाई और किसी भी नुकसान के लिए निरीक्षण किया जाता है। चेकलिस्ट के अनुसार कोई टूट फूट, कोई बदलाव तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिफेक्ट। अब हमें डिफेक्ट का कारण पता लगाना है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो स्पेयर पार्ट्स में दोष की पूरी तरह से जांच करें और नुकसान के कारणों का विश्लेषण करें। पुर्जों का निरीक्षण और प्रतिस्थापना, इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट, रिपेयर ऑफ स्पेयर। क्षतिग्रस्त या टूटे हुए पुर्जों को मरम्मत करें या फिर उन्हें बदल दें। फिर रीअसेंबलिंग, जब सारी चीजें कर दें तो कार्य प्रणाली का अगला कार्य सभी भागों को वापस जोड़ने का है। ट्रायल रन, फिर जब सारे पार्ट आप जोड़ देते हैं तो फिर एक ट्रायल रन किया जाता है, चला कर देखें कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं ट्रायल रन। ट्रायल रन करके चेक करते हैं मशीन सही से काम कर रही नहीं, उसकी आवाज में कोई असामान्य आवाज तो नहीं आ रही है, मशीन में वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, अलग अलग चीजें चेक की जाती हैं। इंस्पेक्शन विथ स्टैंडर्ड, फिर मशीन में जो ज्यामितीय सटीकता है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है कि वो मशीन अपने स्टैंडर्ड के अनुसार सही काम कर रही है या नहीं। उसके बाद मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, फिर रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है कि हमने क्या क्या काम इस मशीन में किया था, कौन कौन से पार्ट्स बदले थे, कब बदला था, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन की जाती है। इस तरह से आज के चैप्टर में टीपीएम में हम लोगों ने टीपीएम के बारे में पढ़ा, उसके लाभ पढ़े हैं। ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी क्या होती है, वो कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में जाना है। और उसके बाद रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा हमने, और ये कैसे किया जाता है, उसके लाभ क्या हैं उसके बारे में पढ़ा है। और इसके बाद इसी क्रम में अगले चैप्टर में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है।
तब तक ये जो आप आज की क्लासेस में आप लोग को पढ़ाया गया है रूटीन मेंटेनेंस, उसमें आप लोगों को मेन है टीपीएम और ओईई, इस 2 चैप्टर को सही ढंग से समझ लीजिएगा, ओईई और टीपीएम। इसी से संबंधित जो सवाल हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओईई का फॉर्मूला पूछ सकता है, टीपीएम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, टीपीएम में क्या क्या तत्व होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज की जो क्लासेस है यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।